नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आज 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आपको उत्तर प्रदेश की हर एक बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। बड़ी खबरों में बात करते चले तो कल मोदी 3.0 का एक बड़ा बजट आया और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट खोला है और भर पेट उत्तर प्रदेश को दिया है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों के अंदर खुशी की एक लहर भी है। आपको बताते चले कि साथ ही साथ बनारस समेत कई ऐसे जिलों को जो है दिल खोल के रखा गया है स्मार्ट सिटी के रूप में, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था स्मार्ट सिटी बनाने के रूप में मेट्रो सिटी कहने के क्षेत्र में हर एक जिले को जो है दिल खोल के दिया गया। साथ ही साथ ट्रामा सेंटरों के लिए भी 75 जिलों में भरपेट वित्त मंत्री ने बजट खोल के दिया है। अब क्या कुछ कहा है विपक्षी नेताओं ने और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, हम आपको पहले अखिलेश यादव का एक बयान सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने कल क्या कहा बजट को लेकर के, आप भी सुन लीजिए। मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि उनके गांव से होकर के चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा। तो चंबल एक्सप्रेसवे के बाद एक नाम और उन्होंने रखा जी, लेकिन आज तक नहीं दिखाई दे रहा, वो हवा में बन रहा है, जमीन पर नहीं है। और फिर अगर आपने वीवी राम जी नाम रख दिया है, वीवी जी राम जी कर दिया है, राम जी को आप कहाँ बैठा रहे हो? आखिरी रो में बैठा रहे हो। जिन राम जी को देख देख करके हम लोगों ने रामायण समझी, देखी, समझी, उन राम जी को कहाँ बैठा रहे हो आप? आखिरी बेंच पे। उन्हें बैठाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बगल में, तब हम मानेंगे कि ये सच्चे राम भक्त थे। अगर हमारे टीवी वाले राम जी को आगे नहीं बैठाते हैं तो इसका मतलब ये धोखा दे रहे हैं। और फिर बजट यूपी का कम हो गया उसमें। आप बताइए 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई और दिल्ली ने अपना शेयर कम कर दिया, तो विकास कितना होगा यूपी में? दूसरा, मेट्रो बनाने की दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने गोरखपुर में नहीं बनाई मेट्रो, तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री क्षेत्र में क्यों बनने दें? और फिर जो माँ गंगा को लेकर के जो बहुत सपने दिखाए गए थे कि हम गंगा को साफ कर देंगे, आप बताइए हिंडन रिवर साफ हो गई, काली नदी साफ हो गई क्या? यमुना का हाल दिल्ली से लेकर के मथुरा आगरा में क्या है? आपकी जो बनारस में नदी है उसका हाल क्या है? आप कह रहे नदियों से हम पानी का जहाज चलाएंगे, नदियां ही साफ नहीं आती। थैंक यू सो मच अखिलेश यादव। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर के क्या कुछ साफ तौर पे मोदी सरकार को तंज कसा है, साफ तौर पे आपको सुनाई दे रहा था। अब चलते हैं अपने सभी साथियों के साथ और उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबरों पे। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं इंद्रवीर रायबरेली से। सबसे बड़ी खबर क्या है रायबरेली से? देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा करी थी कि रायबरेली में सुपरमार्केट में एक 10 करोड़ को लेकर के जो है कहा गया था कि जर्जर हो गई है बिल्डिंग, और ये रायबरेली की दिल और धड़कन कहे जाने वाली बिल्डिंग है। शहर के बीचों बीच सुपरमार्केट है और यहाँ पे तमाम सारे, अगर बात करें तो ऑफिस में, जैसे अगर बात करें ऑफिस भी इसमें है, नगर पालिका का खुद का अपना ऑफिस है और बैंक है, वहाँ पे बिजली विभाग के ऑफिस है और तमाम सारी लगभग 100 के ऊपर दुकानें हैं। यहाँ तमाम सारा व्यापार होता है। यहाँ से रायबरेली जिले का ठीक ठाक दुकानें हैं, चाहे वो शॉपिंग की हो, चाहे वो अदर किसी, ठीक ठाक बड़े 100 दुकानें हैं। इन दुकानों को लेकर के पीडब्ल्यूडी बीते दिनों पीडब्ल्यूडी ने एक रिपोर्ट दी थी जो है नगर पालिका को कि ये बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। अगर आने वाले समय में बरसात में ऐसे मौसम में जो आपातकालीन मौसम माना जाता है तो बिल्डिंगें जर्जर और इस बिल्डिंगों से एक बड़ा हादसा हो सकता है। उसको लेकर के जब नगर पालिका को रिपोर्ट दी गई तो उनमें अफवाह फैलाई जानी शुरू हो गई। लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन उसी को लेकर के यहाँ के व्यापारी, जो सुपरमार्केट के व्यापारी व्यापार मंडल था, वो धरने पर बैठा। वही गुरु तेग बहादुर के नाम से ये बिल्डिंगे हैं, जितनी भी पार्क है, और इन पूरी बिल्डिंगों का नाम गुरु तेग बहादुर सुपरमार्केट नाम रखा गया। और वहां पे ज्यादातर सिंधी व्यापार के लोग जो है, बिजनेस करने वाले लोग ज्यादातर है और हर कैटेगरी के हैं। लेकिन इस जब बिल्डिंग का ऐसे अफवाह तो नगर पालिका ईओ की तरफ से एक बयान जारी किया गया
अभी एक दिन पहले कि ऐसा कुछ नहीं है और किया जा रहा है। अभी फिलहाल अभी इस बिल्डिंगों को जो है उनको वैसे ही छोड़ा गया है और इन पे जांच की जा रही है। आने वाले समय में क्या किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं कि बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो अफवाह फैला रहा है उस पे जो है सख्त कार्रवाई की बात की। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। जी। क्या अधिकारियों ने कुछ जांच रिपोर्ट कितने दिन के अंदर सौंपने की बात कही है? क्या उन बिल्डिंगों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? जांच के लेकर के कितने, देखिए जांच अगर की जाती है तो साफ तौर पे आपको भी पता है कि किस तरीके से जांच की जाती है। केवल एक कागजों के पन्नों में जांच रह जाती है और काफी दिन, महीने, सालों बीत जाते हैं और वो जांच धरी रह जाती है। ध्वस्तीकरण को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है कि कितने दिनों के अंदर ये जांच रिपोर्ट सौंपेंगे या क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ ऐसा कुछ अधिकारियों ने बताया? देखिए अभी ध्वस्तीकरण को नगर पालिका ईओ ने ध्वस्तीकरण की बात की अफवाह बताई है और अभी ध्वस्तीकरण का कोई वो नहीं है कि कब यह ध्वस्तीकरण किया जाएगा या कैसे होगा। अभी फिलहाल इसमें किसी तरीके का कोई कमिटमेंट या कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बिल्डिंग जर्जर है, पीडब्ल्यूडी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के तहत पे इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि यानी इसमें होगा क्या। लेकिन जिस तरीके अफवाह फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और आने वाले समय में बिल्डिंगे अगर जल्द से जल्द तो उस पर जांच होगी और टीम में आरडीए है और अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी है या नगर पालिका स्वयं सक्षम है तो इस तमाम सारे पहलुओं पर बात होगी और इस बिल्डिंगों को लेकर के उस पर आने वाले समय में नगर पालिका ने कहा है कि जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करने की वो करा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात रहेगी कि जांच रिपोर्ट कितने दिन में आती है और फिलहाल जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस पे क्या कार्रवाई की जाती है, सबसे बड़ी बात रहती है। लेकिन हर चीज देखा जाता है, चाहे वो रायबरेली क्यों ना हो, हर जिलों में देखा गया है कि जर्जर बिल्डिंगें बहुत रहती हैं, लेकिन समय रहते हुए ना पीडब्ल्यूडी और ना ही नगर पालिका के कर्मचारी ऐसी बिल्डिंगों पे जो है ध्यान आकर्षित करते हैं। जब कोई घटना या दुर्घटना होती है तभी उनका ध्यान उस बिल्डिंगों पे आकर्षित होता है, उन बिल्डिंगों पे नहीं। अन्य बिल्डिंगों पे भी आकर्षित करते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे दर्जन बिल्डिंगें हैं, उनको नोटिस पकड़ाई जाती है, नोटिस खेला जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सुन लेते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या आपकी पर्सनल ईओ से कोई बात हुई है इंद्रवीर कि ईओ ने क्या कुछ कहा है? संक्षेप में थोड़ा सा। देखिए ईओ से बात हुई है, लेकिन ईओ ने जो मैंने बताया सिर्फ वही कहा कि अभी इस पे किसी तरीके की कोई ध्वस्तीकरण की जो बात है वो अभी हाल फिलहाल में नहीं होगा। आने वाला वक्त तय करेगा कि जांच रिपोर्ट आएगी, क्योंकि कई सारी टीमें इसमें उनकी नगर पालिका की, पीडब्ल्यूडी की और भी जो आरडीए की वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि बिल्डिंगें कितनी जर्जर है। और वहीं पे अगर बात करें तो दुकानदारों ने जब आक्रोश जताया था तो उसको लेकर के दुकानदारों ने ध्वस्तीकरण के बजाय बेसमेंट करवाने की भी मांग करी, क्योंकि बेसमेंट नहीं है तो उन्होंने कहा कि बेसमेंट भी करवा दिया जाए। नगर पालिका से बात करी कि ध्वस्तीकरण ना करा करके इसका बेसमेंट करवाया जाए, तो बेसमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी मांग दुकानदारों की तरफ से हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी ध्वस्तीकरण का मामला जो बताया जा रहा है वो एक तरीके से सरासर अफवाह है और इस अफवाह पे लोग ध्यान न दें, ऐसा ईओ नगर पालिका कुंवर सिंह की तरफ से बयान किया। बिल्कुल, एक चीज और देखा गया है कि सबसे बड़ी बात होती है पार्किंग और बेसमेंट को लेकर के। लगातार दुकानें खुलती चली जाती हैं, लोग बिल्डिंगें तैयार करते चले जाते हैं। तो क्या एक चीज बात करें कि नगर पालिका की ओर से कोई बेसमेंट पार्किंग या कोई पार्किंग स्थल कुछ बनाया गया है? दोनों 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 जगह अगर बात करें तो मार्केट के उधर भी और मार्केट के इधर भी दो पार्ट में डिवाइड है सुपर मार्केट, और दोनों पार्टों में पार्क के पहले पार्किंग की व्यवस्था है, सुनिश्चित व्यवस्थाएं अच्छी है, उसमें कहीं से कुछ निपट नहीं है और उसमें नगर पालिका अपना कर भी वसूलता है, थोड़ा बहुत जो भी उनका लीगल है वो लिया जाता है। और ये एक अच्छी व्यवस्था है कि नगर पालिका की वहां पे अपनी खुद की चाहे 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो, आप पार्क कर सकते हो और उस पार्किंग की व्यवस्थाएं नगर पालिका ने बहुत पहले से ही दे रखी है। उसके बावजूद भी चूंकि शहर के बीचों बीच का मामला है और इधर अगर बात करें तो बेलीगंज, चंदापुर, जगमोहनेश्वर मंदिर है, तमाम सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहां पर फिर जाम की स्थितियां, हर जगह अगर फेस्टिवल देखा जाए तो फेस्टिवल में जाम की स्थितियां पैदा हो ही जाती है। इसमें हम और आप जो है चाह कर भी एक उस तरीके से जो रहना होना चाहिए वो नहीं कर सकते। तो एक फेस्टिवल के दौर पे मार्केट है और बीचों बीच शहर के मार्केट है और सुपर मार्केट की धड़कन होती है किसी भी शहर की, तो ये सुपर मार्केट भी वैसे ही है। तो इसकी
रख रखाव और सेफ्टी के लिए अभी बीच में नगर पालिका ने डिवाइडर भी बना दिया। अभी तक ये डिवाइडर नहीं थे, अभी टेम्परेरी डिवाइडर बनाकर लगा दिया गया है, ताकि बीच में जो लोग इधर उधर से कट मार के निकल जाते थे तो उसको लेकर भी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं नगर पालिका की तरफ से की गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर। इस खबर पे लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल हमारे साथ। बिल्कुल, आपको अगली खबर से रूबरू कराते हैं कि देखिए, उन्नाव के जेल अधीक्षक के साथ ही ठगी कर ली गई है। 50 लाख रुपए ठगों ने जो है इनके साथ ठगी कर ली। और सोचिए, एक जेल अधीक्षक के साथ ही ठगी की गई और साफ तौर पे काफी बड़ी ठगी बताई जा रही है। और साफ तौर पे देखा जाए कि ठग लगातार अलग अलग रूप से जो है और अलग अलग तरीके से ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं। और इसमें अब एक कड़ी और जुड़ चुकी है, वह है एक जेल अधीक्षक जो कि अपनी बेटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर उनसे 50 लाख की ठगी कर ली गई है। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान का रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दो देशों में ये टूर्नामेंट खिलाया जाएगा और ये इंडिया ही होस्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान ने इकरार अलापी थी कि हमको इंडिया में नहीं खेलना है, हमारी सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत जो है उसने इंडिया में खेलने से मना कर दिया था। क्योंकि देखा गया था पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया में रार छिड़ी हुई थी। तो श्रीलंका में ये पूरा का पूरा जो है T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलने का मौका दिया गया। तो पाकिस्तान अब साफ तौर पे 15 फरवरी को होने वाले इंडिया और पाकिस्तान मैच को लेकर के साफ तौर पे उसने मना कर दिया है। आईसीसी ने भी तंज कसते हुए एक नोटिस पकड़ाई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करके लिखा है कि साफ तौर पे हम 15 फरवरी को होने वाले इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया मैच नहीं खेलता है, पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है, तो साफ तौर पे पाकिस्तान को इस पूरे लीग से बाहर कर दिया जाएगा। इंद्रवीर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि कल देखिए ज्ञानेंद्र, एक चीज जान लीजिए, अब चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे इंडिया पाकिस्तान, अब एक ऐसा दौर है, इस दौर में हमको सब कुछ गंवारा है, लेकिन देश से बढ़ के कुछ नहीं। ये हमारे आपके लिए ही नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी कहता है। हमारी आज के टाइम की सबसे बड़ी, अगर बात करें, सबसे बड़ी एक अच्छी व्यवस्था है और सबसे बड़ा अच्छा अगर गवर्नमेंट को कहीं से पैसा जनरेट होता है तो वो आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग से। तो किसी भी मैच में हमारे यहाँ होली दीपावली के बाद इंडियन प्रीमियर लीग को भी एक त्योहार के रूप में हम देखते चले आ रहे हैं और मनाया भी जाता है। तो क्रिकेट एक ऐसी हमारे देश की, अगर बात करें भारत देश की, एक ऐसा खेल हो गया है जिसे हम बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे देश के क्रिकेट प्रेमी है, वो देश के प्रति अगर कुछ होगा तो अपनी हर एक गरिमा को, हर एक इच्छा को मार करके हम देश के सपोर्ट में खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो ये एक लोगों के प्रति, देश के प्रति प्रेम का वो है और ये हमेशा रहेगा। और ये बीसीसीआई, आईसीसी क्या करता है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अपना खुद का उनका है पहलू की क्या है, सरकार के बीच की बात है। लेकिन जहां क्रिकेट प्रेमियों की बात है, वहां पर हम ये चर्चा जरूर कह सकते हैं कि देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। जी, अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज की बड़ी खबर क्या है कानपुर से? देखिए ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से कल बजट आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी उम्मीद थी इस बजट से। और साफ तौर पर जो है, क्योंकि कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ जो है कहा जाता था इसको। तो कहीं ना कहीं जो है, जो यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं कानपुर से ही आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कानपुर में हैं। तो उन सभी को एक उम्मीद थी इस बजट से कि कहीं ना कहीं जब बजट आएगा तो कुछ ना कुछ जो है राहत उनको मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है उनका जो व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं कोई जो है वृद्धि भी हो सकेगी। लेकिन जो कल बजट आया उससे काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं जो यहाँ की जो इंडस्ट्रिस्ट है या जो भी महिलाएं हैं। कुछ भी ऐसा खास जो है इस बजट में उनको देखने को नहीं मिला है। कई लोगों से
जब बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कहीं न कहीं जो है ऐसा कुछ आएगा जिससे एक बड़ी राहत मिलेगी। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन साफ तौर पे देखा गया कि बजट को लेकर के यूपी में काफ़ी बड़ा जो है घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए दिल खोल के बजट दिया। कानपुर के लिए क्या, कानपुर के व्यापारियों में अगर बात करें तो कानपुर के, क्योंकि देखिए कानपुर एक हब है और कहा जाता है कि कहीं न कहीं मिनी मुंबई भी कहा जाता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री कानपुर में ही बसी हुई है। तो कानपुर के व्यापारियों को लेकर के क्या राय बनी कि खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और साफ तौर पे देखा गया फुटवियर, सबसे ज्यादा फुटवियर तो वहाँ पे बनाए जाते हैं। फुटवियरों को लेकर के क्या वहाँ के व्यापारी क्या कहते हैं? खास तौर पे कपड़ा व्यापारियों की बात करें तो कपड़ा व्यापारी, खिलौनों की दुकानों की बात करें, खिलौनों के थोक विक्रेता के, और साथ ही साथ अन्य इंडस्ट्रीज है, क्या कहना है इन लोगों का? आप लोग, आपकी कुछ व्यापारियों से बात तो जरूर हुई होंगी, कुछ ना कुछ तो अपनी नाराजगी या खुशी की बातें वो जाहिर किए होंगे। ज्ञानेंद्र, देखिए क्योंकि चमड़ा उद्योग पूरा कानपुर से ही होता है और लगातार जो है जो कानपुर और उन्नाव का जो एरिया है इसमें जो है बड़े-बड़े जो है चमड़ा उद्योगों से जुड़े जुड़े हुए जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लगी हुई हैं। यहीं से जो है बड़े-बड़े जो ब्रांड हैं, जूते हैं या पर्स है या बेल्ट है, इस तरीके के जो है निर्माण होकर के या बना करके यहाँ से भेजे जाते हैं। तो फिलहाल चमड़ा सस्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आम जो लोग हैं जिनको एक बजट से जो राहत मिलने जैसी उम्मीद थी वो नहीं है। कुछ कपड़ों में भी राहत मिली है, कपड़े जो है सस्ते होने की बात आई है, लेकिन खास तौर पर जो व्यापारी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन जिससे जो है कहीं न कहीं फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, उसमें कोई फ़र्क ना पड़ने के चलते जो है काफ़ी खुश अगर कहा जाए तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। व्यापारी जो है अभी भी है इस बजट से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए अवनीश, संतुष्ट की बात करें तो हर एक व्यक्ति को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें फुटवियर के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की बात करें तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में छूट मिली है उनको। तो मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्सों को लेकर के जिस तरीके से कानपुर में भी काफी बड़े उद्योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारियों में क्या खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है? खास करके एक चीज और देखा गया है कि बिजली में भी छूट दी गई है, और अन्य चीजों में तो फिलहाल शराब के विक्रेताओं को कहीं न कहीं नाराजगी तो दिखी है, लेकिन बीड़ी के खास तौर पे तो तंबाकू को लेकर के अन्य तंबाकू के पदार्थों में तो जो है खास तौर पे बढ़ोतरी की गई, लेकिन बीड़ी की छूट दी गई। बीड़ी के व्यापारी, क्योंकि मुझे भी ये पता है कि बीड़ी का कारखाने वहाँ पर है, तो क्या बीड़ी के व्यापारियों में खुशी की लहर दिखी है? देखिए बिल्कुल जो-जो जिन-जिन उद्योगों में राहत के तौर पर जो है काम सरकार ने किया है, कहीं न कहीं उनमें संतुष्टि ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से शराब में जो है जो ड्यूटी है वो बढ़ाई है तो उससे जो महिलाएँ हैं उनमें भी थोड़ा-सा एक संतुष्टि के तौर पे देखा जा रहा है कि अगर शराब महँगी होगी तो शायद जो लोग अधिक शराब का सेवन करते थे वो शराब का सेवन कम कर सकते हैं। वहीं जो बीड़ी व्यापारी हैं जो क्योंकि बाहर से भी यहाँ पर कानपुर में बाहर से भी जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है, बाहर से ही पत्ते आते हैं, बाहर से ही तम्बाकू को मँगाया जाता है, यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है तो थोड़ा बहुत राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो आम नागरिक है, वो फिलहाल जो है इस बजट से उम्मीद कर रहा था कि इस बजट से कहीं न कहीं जो है उनको भी राहत मिलेगी। तो वो जो चीज़ें अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आपने चीज़ें बताई हैं, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो आपकी स्कूटी या इस तरीके के जो वाहन हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं। तो एक आम लोगों में जो आसानी से फ़ोन या इन तरीके की चीज़ें नहीं खरीद पाते थे, वो आसानी से खरीद पाएँगे तो कहीं न कहीं जो है इस तरीके की चीज़ों में जो है राहत मिलती ज़रूर दिख रही है। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए राहत की बातों में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और कानपुर के लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी-सी राहत तो मिली है, लेकिन कहीं न कहीं पब्लिक और व्यापारियों में थोड़ी-सी उदासी नज़र ज़रूर आई है। बिल्कुल, आप कानपुर की पब्लिक से एक बार ज़रूर बात करिएगा, व्यापारियों से बात करिएगा, किसानों से बात करिएगा कि जो वित्त मंत्री ने बजट अपना पेश किया है कल, और उनको कितनी राहत मिल सकती थी। बहुत-बहुत धन्यवाद अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है बस्ती से? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो फिलहाल दो प्रमुख खबरें हैं। एक अगर बात की जाए तो हमारे भारत देश की खबर है जो इस समय लगातार चर्चाओं में है, और दूसरी जो है देश के बाहर की यानी विदेश की खबर है। पहली खबर पे जाते हैं जो भारत देश की खबर, क्योंकि बीते जो प्रोग्राम तो शनिवार को भी मेरे आपसे बात हुई थी, ये बताया गया था कि यूजीसी को लेकर बस्ती में क्या है। तो ज्ञानेंद्र, आज यूजीसी को लेके बस्ती में एक नया मोड़ सामने आया, क्योंकि बस्ती में अगर बात की जाए जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया, उसके आदेश आने के बाद में
थोड़ी सी लोगों ने राहत मिली है। पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि यूजीसी का जो विरोध था वो खत्म हो गया, लेकिन आज अब जो बस्ती में जो नेताओं के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, आज बस्ती की सड़कों पे जो छात्र है वो सड़क पे आ चुके हैं। वो सड़कों पे आने के बाद बस्ती के पक्के गांधीनगर अपने कॉलेजों से होते हुए निकलते हुए जो है बस्ती डीएम कार्यालय पे वहां पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने ज्ञापन दिया, उस मामले को कहा कि जो यूजीसी को लेके जो कानून बनाया गया है, जो उसपे नियम जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना अपराध के उनको अपराधी घोषित कर दिया गया, तो उनका मानना है कि इसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए को जो है ज्ञापन भेजा है और वहां पे पूरे तरीके से बात की जाए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र है वो डीएम कार्यालय पे वहां पे बैठे हुए थे और लगातार वो धरना कर रहे थे। ज्ञानेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए यूजीसी को लेकर के पूरे देश में एक तो जो है गर्माहट फैल चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर चुके थे। करणी सेना से लेकर के सवर्ण समाज तक में लोग जो है, चाहे वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस यूजीसी के बिल को लेकर के विरोध हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस पूरे बिल पर जो है रोक लगा दी है। लेकिन क्या अभी भी लोगों में खौफ है? क्या जो सर्व समाज के लोग निकले हुए थे, क्या अभी भी खौफ है? क्या इस बिल को पुनः लाया जा सकता है? आपकी उनसे कुछ बात हुई थी क्या? पुनः इस बिल को वापस ले आए, इसलिए वो लोग धरना प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं? देखिए क्या है, जिस दिन ये कोर्ट का आदेश आया था, जिस टाइम ये हुआ था कि यूजीसी को लेके जो राहत की सांस ली, कहीं ना कहीं उसका विजुअल भी पहले मैंने भेजा था कि लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई थी, लेकिन उन्होंने एक चीज साफ कही थी कि अभी हम लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। यानी थोड़ी सी राहत की सांस ली है, उनका साफ कहना है कि जो बिल है वो पूरे तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि साफ बात है जो सवर्ण समाज के लोग, क्योंकि मेरी जब बात हुई तो वहां पे जो ब्राह्मण समाज के भी लोग थे, क्षत्रिय भी थे, श्रीवास्तव भी थे, तो कहीं ना कहीं उनका साफ कहना था कि सिर्फ हम लोगों को राहत मिली है, अभी ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसके लिए जो है पूरा एक्शन मोड ना तैयार हो, पूरे तरीके से इसे खत्म ना कर दिया जाए, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारे हाथों से जो हथकड़ियां है वो छूट गई है। ये कह सकते हैं कि चाबी अभी हमको दिख रही है, कि हमें चाबियां दिख रही है कि हमारी हथकड़ी खुल जाएगी, लेकिन अभी खुली नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि इसे पूरे तरीके से खत्म किया जाए, और जब तक पूरा कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हम भी शांत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे जो है जनता फिर सड़कों पे आएगी और अपनी जो उनका जो आज ये ज्ञापन जो है ये बस्ती तक सीमित है, तो कहीं ये लखनऊ और दिल्ली तक ना पहुंच जाए। तो साफ तरीके से ये वहां, क्योंकि देखिए जाने ने एक चीज और भेजा कि इसी बीच में जब ये मामला बीच में निकलता हुआ आया था, तो बस्ती से एक नेता थे, उन्होंने बस्ती से पैदल यात्रा दिल्ली तक किया है। उन्होंने दिल्ली वहां गए, वहां जाके उन्होंने राष्ट्रपति को उनको ज्ञापन देना था। फिलहाल मुलाकात हुई कि नहीं हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपने फेसबुक पे भी डाला था कि वो दिल्ली पहुंचे, क्योंकि जैसे यूजीसी का मामला आया था वो तत्काल यहाँ से वो अपने साथियों के साथ बस्ती से दिल्ली पैदल यात्रा पे चले गए थे। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, आज कुछ लोग पैदल गए थे, तो हो सकता हो कि अगर ये मामला इस तरह का बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो स्वाभाविक बात है सबल समाज शायद बस्ती से दिल्ली यूं ना कहें कि पूरे राज्य से जो लोग हैं वो दिल्ली कूच कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, देखिए दिल्ली की ये कूच कई जगह से हुई थी। वो राजस्थान से भी शुरुआत हो चुकी थी, मध्य प्रदेश से भी लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, और यूजीसी की बिल से लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन करणी सेना समेत सर्व समाज कितने भी परशुराम सेना हो, चाहे जो भी सेना हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और वही इसी स्थिति में बस्ती में देखा जा रहा है कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर ये खबर खत्म हो तो मैं दूसरी खबर पे जाना चाहूंगा। ज्ञानेंद्र बता दें कि जिस तरीके से एक वीडियो जो है दुबई से आया हुआ है, अगर बात की जाए तो सऊदी अरबिया से, उस वीडियो में वहां पे भारत के 131 जो लोग हैं जो वहां पे जो है अपने जीवन यापन करने के लिए वहां पे गए थे, कहीं ना कहीं उनका एक वीडियो आया है। उस वीडियो में साफ दिखाया गया वहां पे बस्ती के भी 13 लोग वहां पे हैं। उनका साफ मानना है कि वहां पे उन लोगों को नौकरी के लिए बुलाया गया। वहां बुलाने के बाद जो 6 महीने का एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के बाद उनको अभी भी 6 महीने तक वहां पे रखा गया, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी जो है किसी भुगतान के, ना ही उनको खाने की कोई व्यवस्था दी जा रही है। वीडियो में ये भी देखा गया है कि जो चारों तरफ से पहाड़ है
उस पहाड़ के बीच में कहीं एक छोटा सा कुछ उनके रहने के लिए बनाया गया, जहाँ पे वो रहने उन्होंने जो है बस्ती सॉरी सॉरी अगर बात की जाए तो भारत की उन्होंने एमबीसी से और भारत सरकार से भी गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं जो उन लोगों को अपने देश बुलाया जाए। खास तौर से जो बस्ती के 13 यात्री है उन्होंने भी गुहार लगाई है कि किसी तरीके से उन्हें वहां से बुलाया जाए। वो अपने परिवार से वहां पे दूर है, ना उनको सैलरी मिल रही है, ना उनको काम का कोई पता है, ना उनको खाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है वहाँ के लोग जो है भारत सरकार से अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भारत सरकार उन्हें जल्द ही बुला लेगी। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखा जाता है कि काफी लोग पैसे कमाने के चक्कर में दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस हर जगह जाते हैं, सऊदी अरबिया हर जगह पैसे कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बीच के ये दलाल होते हैं उनको कहीं ना कहीं झांसा देकर के लंबे अमाउंट लेकर के कि आपको फला कंपनी में जो है आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो माहौल ही दूसरा होता है। पहली बात तो उनके साथ एक बहुत बड़ा ठग किया जाता है कि लाखों रुपए तो उनसे ले लिए जाते हैं, लेकिन साथ में वहां पहुंचने के बाद ही उनका वीजा, पासपोर्ट सब जब्त कर लिया जाता है। और अब एक ठगी का ऐसा ही मामला बस्ती में भी आया। फिलहाल इस खबर पे आप जो है नजर बनाए रहिएगा, अपडेट लेते रहिएगा, उनके परिवार के लोगों से जरूर बात करिएगा और हमको अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको बताते चले गोरखपुर से एक खबर निकल के आई है। राजन जी महाराज की कथा चल रही थी और कथा चलने के दौरान राजन जी महाराज के स्टेज पे चढ़ने के लिए भगदड़ सा मच गया। जो राजन जी महाराज के सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनके साथ गाली गलौज करने लगे लोग। राजन जी महाराज को खुद इंटरफेयर करना पड़ा, भरे मन से बोलना पड़ा। उनके साथ साफ तौर पे गाली गलौज, गोली मारने तक की धमकी दी गई। जब उनके गार्डों ने राजन जी महाराज को सूचना दी तो उन्होंने भरे मन से उन लोगों को कहा कि किसने किसकी माँ का दूध किया है, आके गोली मार के दिखाए। साफ तौर पे देखिए वो राजन जी महाराज का गोरखपुर घर भी है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है। वहां से वो सांसद भी रहे हैं और इस समय पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी घटना होना काफी निंदनीय है और उन्होंने साफ तौर पे अपने मंच पे चढ़ने के लिए सभी को मना कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार।